हेलो। तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे और अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी का रे कॉमर्स क्लासेस गढ़वा में स्वागत है। और आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो बेसिकली बीकॉम के सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और उसका लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी वैसे भी कोरोना में कोई खास पढ़ाई का तो रिदम है नहीं, फिर भी हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया पढ़ें, क्योंकि आपको वापस उसी पटरी पे लौटना है और उसी दुनिया में आना है। तो जितना ज्यादा कनेक्टिविटी रखेंगे उनके साथ उतना बेटर होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि इनसे दूर होकर कोई भला होने वाली है तो आपकी कुछ भी भला नहीं होने वाली है। तो आप उनके साथ जुड़े रहें और कनेक्टिविटी बनाए रखें। ऐसा तो नहीं है कि आप उस स्पीड से पढ़ेंगे जिस स्पीड से आप पढ़ते थे, लेकिन फिर भी आप कुछ न कुछ देखते रहें और सीखते रहें और जुड़े रहें। सॉरी। तो अब हम बात करेंगे लेक्चर 2 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर हम बात करें इस टॉपिक का तो ये बेसिकली बीकॉम सेम 1 सेमेस्टर 1 में खासकर NPQ नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला जिसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस बताया था, उनकी मीनिंग, कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी वीडियो के लास्ट पॉइंट पे मैं छोड़ के गया था मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जहां से हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। सॉरी, थोड़ा खांसी का ट्रबल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब पार्टनरशिप फर्म बनता है तो सभी पार्टनर के बीच एक रिलेशन क्रिएट होता है। मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है XYZ। कितने पार्टनर हैं? मान लीजिए 3 पार्टनर हैं XYZ। अगर मान लीजिए कल के डेट में X रिटायर करना चाहता है या X का डेथ हो जाता है, X मर जाता है, तो Y और Z जो है बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि X के मर जाने के बाद Y और Z भी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहें, बिजनेस को बंद करना चाहें, इसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। तो आज हम इसी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जहां पर बिजनेस को परमानेंटली क्लोज करने के मोड्स के बारे में पढ़ेंगे, रीजन के बारे में पढ़ेंगे, कारण के बारे में पढ़ेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, फर्स्ट पॉइंट। ये पूरी मोड्स अंडर सेक्शन 40 से लेके 44 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डील किया गया है, उसी का टॉपिक है, वहीं से लिया गया है। पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 40। क्योंकि सबको पता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बनता है। पार्टनरशिप जो है दो लोगों के पीछे समझौते पे बनते हैं, बाय बर्थ नहीं होता है। दो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के लोग आते हैं, ब्लड रिलेशन उनके बीच आपस में नहीं होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। और वो लोग मिलके मतलब एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं, उस समय भी एग्रीमेंट करते हैं। तो डिसोल्यूशन के समय भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 40 क्या बोलता है? ये पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। फर्म बनता भी है आपसी सहमति से। एंड देयरफॉर इट कैन आल्सो बी डिसॉल्व्ड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। और फर्म डिसॉल्व भी होता है तो सारे पार्टनर के सहमति से। ये पहला हुआ। जैसे यहां पर मैंने बताया कि अगर X मर गया, X रिटायर हो गया, X किसी भी कारण से फर्म छोड़ना चाहे और Y और Z को भी लगता है कि X के जाने से हमसे बिजनेस नहीं होगा, फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो इनका क्या हो गया? म्यूचुअल कंसेंट कि अब हमें बिजनेस नहीं करना है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन की बात करो तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब अनिवार्य विघटन होके ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। क्या है?
इन द फॉलोइंग केसेस ए पार्टनरशिप फर्म विल हैव टू बी कंपल्सरली डिसॉल्व अंडर सेक्शन 41। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा की जाएंगी या होंगी जिसके कारण कंपल्सरी डिसॉल्व होगा, परमानेंट डिसॉल्व हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगा और कोर्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगा लेकिन बंद करना पड़ सकता है सारे पार्टनर के सहमति से। क्या है पहला, बाय द एजुकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। अगर सारे पार्टनर दिवालिया हो गए या सारे पार्टनर में से कोई एक दिवालिया हो गया, दिवालिया होने का मतलब है उस पार्टनर के द्वारा बिजनेस में लगाया गया जितना भी कैपिटल था वो सारा डूब गया, निगेटिव हो गया, उल्टा उनके सर पे कर्ज आ गया। अगर एक से यहां पर मान लेते हैं कि इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी पार्टनर चाहे तो फर्म नहीं बचा पाएंगे क्योंकि कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। हो गया तो हो गया। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, एक पार्टनर का अगर लगाया गया, एक पार्टनर के द्वारा लगाया गया सारा कैपिटल निगेटिव हो गया तो यूं समझ लो तो फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई चाह कर भी उसको बचाने वाला नहीं है क्योंकि वो है क्या, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ऐसा कौन बोलता है, अंडर सेक्शन 41। सेकंड पॉइंट की बात करें तो बाय द बिजनेस ऑफ फर्म बिकमिंग अनलॉफुल, बस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू एनी हैपनिंग एंड इवेंट्स। कोई भी ऐसा काम किया, आपका बिजनेस इनलीगल हो गया, या आप टैक्स चोरी में पकड़े गए, या अपने पर्पस से भटक गए थे, आप जिस काम के लिए फर्म को क्रिएट किए थे वो काम न करके उसके आड़ में कुछ इनलीगल बिजनेस कर रहे थे, अब चरस, गांजे, अफीम, इक्विपमेंट, वेपन का सप्लाई करने लगे, कोई भी ऐसा काम करने लगे जिससे बिजनेस आपका इनलीगल हो गया, नतीजा आपका फर्म कंपलसरी बंद हो जाएगा। आप चाहकर भी बचा नहीं पाएंगे, चाहे क्यों ना सारे पार्टनर कोशिश करें, सारे पार्टनर ये चाहे कि फर्म बंद ना हो फिर भी बंद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट का, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। यहां पर कंपलसरी था, चाहकर भी किसी का दम नहीं है रोकने का, ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अंडर सेक्शन 41 बोला सर्टेन कंटिंजेंसी, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी अंडर सेक्शन 42। कुछ निश्चित घटनाएं होंगी और वो घटनाएं आपको मजबूर कर देंगी फर्म बंद करने पर। यहां पर भी इस तरह का घटना ही था, बड़े कंपलसरी है, ऐसा हो गया तो कहानी खत्म ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, बट सर्टेन कंटिंजेंसी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। क्या, ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, अगर आपने कोई फर्म क्रिएट करते समय टाइमिंग फिक्स कर लिए हैं कि हमारा पार्टनरशिप फर्म जो है वो मात्र 5 साल के लिए ही बना हुआ है और 5 साल के बाद ये फर्म खुद पर डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना पर्पस और अपने मोटिव के हिसाब से टाइम फिक्स कर लिया था। और जब आपने टाइम फिक्स कर लिया तो सीधी सी बात है उस टाइम के कंप्लीसेशन के बाद, टाइम का कंप्लीट होने के बाद किसी में इतनी पावर नहीं है कि फिर उस फर्म को बचा पाए, वो फर्म खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा। ऑन द कंप्लीसेशन ऑफ एडवेंचर, ये तो टाइम आपने फिक्स किया था ना, अगर आपने कोई उद्देश्य, कोई टारगेट, कोई गोल, आपने कोई गोल फिक्स किया कि भाई ये मेरा टारगेट है, ये पूरा हो जाएगा, बस इतना ही तक के लिए काम करना है, तो फिर भी क्या हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर एडवेंचर का मतलब क्या है कि आपने कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए किया था पार्टनरशिप क्रिएट, जैसे फेस्टिवल आया, दो दोस्त मिलकर पार्टनरशिप बनाए और फेस्टिवल के बिहाफ पर उसने कुछ प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का पार्टनरशिप फर्म बनाया था, वो फेस्टिवल खत्म हो गया, वो त्योहार खत्म हो गए, फर्म बंद हो जाएगा। तो ये होता है एडवेंचर। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर मर गया तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको बंद करना पड़ेगा। ऑन द एजुकेशन ऑफ ए पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, इसकी बातें मैं यहीं पर बता चुका हूं, यहाँ पर ऐसे बस लिखा हुआ है, समझो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट के द्वारा फर्म बंद किया जाता है। कुछ घटनाएं कंपलसरी डिसोल्यूशन में आती है, अगर ये हुआ तो फर्म बंदे करना पड़ेगा। सर्टेन कंटिंजेंसी हैपनिंग, मैंने कुछ निश्चित घटनाएं बस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे पार्टनर का मरना, कोई निश्चित तो है नहीं। एडवेंचर पूरा हुआ, टाइम जो फिक्स है वो पूरे हो गए, इसलिए वर्ड यहाँ पर सर्टेन डाला हुआ है, निश्चित वो होंगी। बट कंटिंजेंसी वर्ड मैंने संदिग्ध है, जैसे डेथ के लिए कोई जरूरी नहीं कोई पार्टनर फर्म बनाया तो किसी को थोड़ा पता है कि वो जो पार्टनर है XYZ में जेड फलाने तारीख को मरने वाला है,
इसलिए कंटिजेंसी चल रहा है। तो सर्टेन भी है, कंटिजेंसी भी है, मतलब निश्चित और संदिग्ध दोनों है, घटनाएं हो भी सकती है, नहीं भी। फिर डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये पार्टनरशिप जब क्रिएट होता है ना, तो उस समय एक पार्टनरशिप का जो मोड होते हैं उसमें कहा था पार्टनरशिप एट विल, इच्छा पर आधारित। जैसे आपने देखा होगा उस सीरियलों में इच्छाधारी नागिन होती है, तो कभी औरत बन जाती है, कभी लड़की, कभी नागिन। कुछ यूं समझो डिसोल्यूशन बाय नोटिस का यही कहानी है कि जब पार्टनर आपस में मिलकर फर्म क्रिएट करते हैं तो एक नाम देते हैं पार्टनरशिप एट विल। एट विल माने इच्छा पर आधारित। अभी इच्छा पर आधारित जो बोले तो पार्टनरशिप फर्म बनता है, ये इच्छा पर आधारित पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर मान लो XYZ 3 पार्टनर है और फर्म को क्रिएट किया और फर्म को रनिंग कर रहे, और एकाएक रात को जेड सोया हुआ था और उसके एकाएक रात में ख्याल आया उसके माइंड में कि सुबह हमें फर्म छोड़ देना है, हमें फर्म में नहीं रहना। वो जाएगा एक नोटिस लिखेगा, नोटिस लगा के अपने पब्लिक गैजेट में जहां पे उसकी ऑफिस होगा, जहां पर वो नोटिस दे देगा या बाकी पार्टनरों को नोटिस पकड़ा देगा और बोल देगा कि रात को मेरे सपने में एक देवी माँ आई थी, बोले थे कि तुम इनके साथ बिजनेस मत करो वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा करके, क्योंकि उसे मूड नहीं है बिजनेस करने का, नोटिस लगाया, फर्म डिसॉल्व। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने लोग इतने मेहनत से इतना पैसा लगे फर्म बनाते हैं, बिजनेस क्रिएट करते हैं और कल की डेट में एक रात के सपने के कारण फर्म को तोड़ देते हैं, तो क्या करें? ऐसा लॉ में लिखा ही हुआ है। क्या लिखा है देखिए यहाँ पर आप पढ़े। When a partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving a notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm। वो एक नोटिस लिखेगा, सारे पार्टनर को इस इंटेंशन से देगा कि हमें फर्म में काम नहीं करना, हमें फर्म बंद करना, हमें फर्म डिसॉल्व कर देना है। ये 4 मेन अंडर सेक्शन 42, 43 का कंडीशन होता है, जिसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, कोर्ट बीच में नहीं आती है। फर्म के जो मेंबर होते हैं, फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं, वही आपस में मिलकर डील करते हैं और फर्म को जिस भी मोड में चाहे डाल के अपना डिसोल्यूशन करा सकते हैं, या एग्रीमेंट से कराए या नोटिस देकर कराए, या कुछ घटनाएं हो जाए निश्चित या सर्टेन इवेंट्स में, कुछ भी ऐसी घटना जो इनके पैरामीटर के दायरे में आती है, तो फर्म को परमानेंटली बंद करना पड़ेगा। उस नाम से फर्म चलने वाला नहीं है। बाद में भले पार्टनर अलग अलग जाके फिर से नया फर्म बना ले या किसी और के साथ जाके पार्टनरशिप फर्म बना के अपना काम करने लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्म नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट का। मेरे रसगुल्लो ध्यान से देखना। अगला पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब कोर्ट खुद आके इंटरवेंशन करता है? कोर्ट का बीच में आके मतलब इंटरफेयर करता है, टांग अड़ाता है, बोलता है कि नहीं ये डिसोल्यूशन हम करेंगे, आपको करने का राइट नहीं है। अंडर सेक्शन 44 यहां लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द केसेस व्हेन ए कोर्ट ऑन ए सूट बाय ए पार्टनर। अंडर सेक्शन 44। अंडर सेक्शन 44 बोलता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जब पार्टनर होता है या पार्टनर के बिहाफ में जो एक्सक्यूटर्स होते हैं वो कोर्ट में केस करते हैं और बोलते हैं कि जज साहब आप खुद फैसला करके इस फर्म को बंद करने का डिसीजन लो, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कुछ पर्टिकुलर तालमेल नहीं है या पार्टनर से ऐसा होने वाला नहीं है। आप कैसे समझेंगे? इंसेनिटी या अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर जैसे XYZ पार्टनर में एक अगर एकाएक मानसिक पागल हो गया, उसके दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई या सोचने समझने की क्षमता चली गई, तो ऐसे कंडीशन में Y और Z का राइट नहीं बनता है कि फर्म को डिसॉल्व करे और सारा का सारा अकाउंटिंग हिसाब करे, क्योंकि उसके पागल हो जाने के बाद समझने और बुझने की शक्ति जब चली जाती है तो जो उसके घर वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनके दिमाग में ख्याल आए कहीं Y और Z बेमानी तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि X को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उनको जो ओरिजिनल बातें जो पता है X को, अब वो X तो बोल नहीं पाएंगे, तो Y और Z सच कहाँ बोलेंगे? कोर्ट के अंदर बोलेंगे। इसलिए उनको कहाँ खड़ा करना है? ले जाके कोर्ट में खड़ा करना है। परमानेंट इनकैपेसिटी। अगर कोई परमानेंट हैंडीकैप्ट हो जाता है या इनकैपेसिटी हो जाता है, फिजिकल मेंटल किसी तरह का वो काम करने का मूड में नहीं है, या उनका हाथ पैर टूट गया, कट गया किसी कारण से, तो ऐसे कंडीशन में भी डिसोल्यूशन कोर्ट ही करवा सकती है, इधर किसी पार्टनर का राइट नहीं है। मिसकंडक्ट का मतलब है अगर बिहेवियर खराब हो जाता है या कुछ काम आप गलत कर देते हैं, जैसे XYZ पार्टनर कहने का मतलब है कि X फर्म के बिहाफ में कोई काम किया तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और ऐसा आपने पढ़ा है लॉ में कि अगर फर्म के बिहाफ में एक पार्टनर भी काम कर देता है तो बाकी पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कोई मिसकंडक्ट होती है, कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे अगर किसी एक पार्टनर करने से फर्म में कोई नुकसान वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसे केस में भी ये सारी मैटर कहाँ चली जाती है? कोर्ट में चली जाती है।
ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई समझौता पार्टनर तोड़ देता है, जैसे XYZ है, अभी एक रेशियो डिक्लेयर होता है, सारे पार्टनर में बराबर के मान लो राइट रखते हो या जो भी उनका रेशियो होता है, उसमें एक एग्रीमेंट होता है। अगर वो एग्रीमेंट तोड़ दिया कोई पार्टनर, जैसे मान लो कि XYZ पार्टनर है और एक्स बिना कहे किसी दूसरे पार्टी को वहां पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाने को एग्री कर गया, या कुछ भी ऐसा वर्क किया जो एग्रीमेंट के अंदर नहीं आता था और उससे फर्म को लॉसेस होते हैं या बाकी पार्टनरों को नुकसान पहुंचते हैं या बाकी पार्टनरों को गिल्टी फील होती है, बुरा लगता है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये मैटर कोर्ट में जाएगा। अगला है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि XYZ पार्टनर है और मान लिया ऐसा होता है कि Y बिना X और Z से पूछे थर्ड पार्टी A को ले आता है और बोलता है कि जितना पैसा मेरे इस बिजनेस में लगा है वो हमको दे दीजिए और आप मेरे जगह पार्टनर बन जाओ। कल के टाइम में Y की जगह A नाम का व्यक्ति आएगा, तो X और Z जो है इस मैटर को कोर्ट में लेके जाते हैं, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि विदाउट पार्टनर्स ऑफ कंसेंट, यानी सारे पार्टनर के सहमति के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट या अपना राइट किसी को बेच दे और थर्ड पार्टी को डायरेक्ट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना के लिए, ये कभी लॉ में लिखा हुआ नहीं है। लॉस इन बिजनेस, अगर लगातार बिजनेस लॉस में जा रहा है, यहाँ पर जो वर्ड मैंने मिसकंडक्ट के बारे में बात किया था, अगर कोई पार्टनर गलत व्यवहार करते हैं या कोई ऐसा गलत लेन देन कर देते हैं जिससे बिजनेस लॉस में जाने लगता है, या ऐसा नॉर्मली काम कर रहे हैं और बिजनेस कंटिन्यू लॉस में जा रहा है, तो भी फर्म को बंद करने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। यहाँ पर जो लॉस इन बिजनेस, इसका मतलब कि बिजनेस नॉर्मली काम कर रहा था, सारे पार्टनर के मन से काम कर रहे थे, फिर भी बिजनेस लॉस में जा रहा था। यहाँ मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि XYZ में से किसी एक बंदे के द्वारा किया गया काम लॉस क्रिएट करता है, तो ऐसे कंडीशन में दो पार्टनर जो है ना वो लॉस की भरपाई नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि मैंने तो मना किया था फिर भी तूने ऐसा काम किया, ये लॉसेस पर्टिकुलर तुम्हें को भरना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में विवाद हो जाता है। अगर वो पार्टनर एग्री कर जाता है कि नहीं सही है मैं भर दूंगा, तो भी बिजनेस टू बी कंटिन्यू आपसी म्यूचुअल कंसेंट से बढ़ा सकते हैं, आपसी समझौते से उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक पार्टनर के द्वारा ऐसा कहा गया कि नहीं, कोई फर्म के व्याप में प्रॉफिट हो या लॉस हो सबको अपने अपने रेशियो के हिसाब से लेना है, तो ऐसे कंडीशन में बचा पार्टनर बोलेगा कि भैया जब हमने मना किया था कि ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा बिजनेस लेन देन मत करो जिससे नुकसान होने वाला है, तो फिर आपने अगर अपने मन से किया तो उस लॉस की भरपाई भी आप करना पड़ेगा, हम करने को एग्री नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उन्हें बकायदा कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा और कोर्ट के जज के सामने सारे मैटर आएंगे और वहां से फिर आपको क्या मिलेगा, डिसोल्यूशन का परमिशन मिलेगा कि आपको फर्म को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का लेक्चर नंबर 2 वीडियो था जिसमें हमने मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात किया, जहां पर बेसिकली हमने रीजन बताया कि कौन कौन कारणों से फर्म आप बंद कर सकते जो अंडर सेक्शन 40 to 44 में डिक्लेयर किया गया था, जिसके अंदर कब कोर्ट इंटरवेंशन करेगा, कब कोर्ट आके इंटरफेयर करेगा, कब कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, इसके बारे में जिक्र होगा। इसमें एक बार हम रिपीट कर देते हैं। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में अंडर सेक्शन 40 में बताया गया कि सारे पार्टनरों को एग्रीमेंट के अंदर सारे पार्टनर को बता के और आपसी सहमति से फर्म बंद होता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है जिसमें कुछ घटनाएं एकदम निश्चित होती है और हो गई तो फर्म बंद हो जाएगा। कुछ घटनाएं सर्टेन हैपनिंग इवेंट्स में आती है, निश्चित है और संदिग्ध है, हुआ तो भी या नहीं हुआ तो भी, ऐसे कुछ घटनाएं आती है। यहाँ हम 4 एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे टाइम का एक्सपायर होना और वेंचर का कंप्लीसेशन होना, ये तो सही है, फिक्स है। अच्छा, ये वेंचर ऑफ कंप्लीसेशन फिक्स नहीं है, वो कितने सालों में होगा, जब होगा तो फर्म बंद कर देंगे, बट टाइम तो फिक्स है कि 5 साल तो 5 साल चलेगा। लेकिन ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर ये फिक्स नहीं है, पार्टनर कौन कब मरेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं कंटिंजेंसी, सर्टेन एंड कंटिंजेंसी इवेंट्स लिख सकते हैं कि जब कोई निश्चित या संदिग्ध घटनाएं होंगी अंडर सेक्शन 42 के अनुसार तो फर्म को बंद किया जाएगा। और ये नोटिस की बात करो अगर डिसोल्यूशन बाय नोटिस, तो यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल के अंदर पार्टनरशिप फर्म बनता है जिस पर सिर्फ इच्छा व्यक्त करते ही लिखित रिटेन में सारे पार्टनर को नोटिस देते ही फर्म क्या होता है, बंद हो जाता है। और अंडर सेक्शन 44 के अंदर ये बात होती है कि जहां पर कोर्ट आता है और कोर्ट इंटरफेयर करता है और फिर फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये पूरा जो वीडियो था ये बेसिकली रीजन से रिलेटेड थे। ये बेसिकली मतलब रीजन से रिलेटेड थे, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन था, क्या क्या कारण से फर्म को बंद किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब लेक्चर नंबर 3 वीडियो लेके आएंगे जो धीरे धीरे अकाउंटिंग प्रोसीजर की ओर लेके जाइए। कुछ और कॉन्सेप्ट है थोड़ा बड़ा जो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे और फिर उसके अकाउंटिंग पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू पर जाएंगे, अकाउंटिंग पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप बाय बाय, घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे और पढ़ाई भी करते रहे।